Good morning, students. Today we will have our another lecture of theory of machine, and today's topic which we will discuss is about balancing. That means balancing of rotating masses. So let us start with the terms static and dynamic balancing. I have written you few lines which will be familiar to you. That is, when man invented the wheel, he very quickly learned that if it wasn't completely round and if it didn't rotate evenly about its central axis, then he had a problem. What the problem he had? That means the wheel would vibrate, causing damage to itself, and its support mechanism in its severe cases is unusual. A method had to be found to minimize the problem. The mass had to be evenly distributed about the rotating central line so that the resultant vibration was at a minimum. दैट मीन्स जब भी हम लोग कोई व्हील का मैन्युफैक्चर करता है कोई इंसान, तो सबसे पहले वो देखता है कि अगर वो कम्प्लीटली राउंड नहीं है तो हम लोग ये ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि ये अपने सेंट्रल एक्सिस के अलोंग रोटेट नहीं करेगा। दैट मीन्स उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। और उस प्रॉब्लम से क्या क्या चीज़ हो सकता है, वो प्रॉब्लम क्या कर सकता है, वाइब्रेशन कॉज कर सकता है, या फिर सपोर्ट मैकेनिज्म को तोड़ सकता है, या फिर और भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जिससे वो अनयूजुअल हो जाए, मतलब उसका इस्तेमाल ही ना कर सके। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, जो मास होता है उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है along द सेंट्रल लाइन, सो दैट द जो रिजल्टेंट वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। सो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजिशन अनबैलेंस। अनबैलेंस क्या होता है यहाँ पे, तो सबसे पहले अनबैलेंस सिचुएशन क्या होता है, द कंडीशन विच एग्जिस्ट इन अ रोटर व्हेन वाइब्रेटरी फोर्स और मोशन इज इम्पॉर्टेंट टू इट्स बियरिंग एज ए रिजल्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस इज कॉल्ड अनबैलेंस और द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट ए रोटर्स रोटेटिंग सेंट्रल लाइन। मतलब ऐसा कंडीशन जो कि एक रोटर में एग्जिस्ट करता है जब आपका उसमें जो फोर्स वगैरह या फिर वाइब्रेशन जो होता है जब हम लोग इम्पार्ट करते हैं तो वो एज ए रिजल्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रूप में, लेकिन वो क्या करता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन करता है मास का। यानी कि अगर किसी भी हम लोग एक रोटरी ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करते हैं और वो क्या करता है, मास का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन करता है, दैट सिचुएशन इज मेनली नोन एज अनबैलेंस कंडीशन। Now coming to the balance situation, what is balancing then? If that is a case of imbalancing, then what is a balancing? A balancing is a technique of correcting or eliminating unwanted inertia forces or moment in rotating or reciprocating masses and is achieved by changing the location of mass centers. बैलेंसिंग क्या होता है, टेक्निक होता है वही जो भी आपका गलतियाँ होता है या फिर जो भी अनवांटेड जो मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको जो करेक्ट करने का जो प्रोसीजर हो, दैट इज़ नोन एज बैलेंसिंग। और ये कैसे हम लोग करते हैं, बाय इनर्शिया फोर्सेस, बाय एलिमिनेटिंग अनवांटेड इनर्शिया फोर्सेस, जो अनवांटेड इनर्शिया उसको एलिमिनेट करते हैं, और मोमेंट्स इन रोटेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग मासेस, या फिर जो मोमेंट होता है रोटेटिंग या फिर रेसिप्रोकेटिंग मास में उसको भी एलिमिनेट करके हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। एंड इज अचीव्ड बाय चेंजिंग द लोकेशन ऑफ मास सेंटर। एंड मेनली इसको हम लोग कैसे अचीव करते हैं, तो उसका जो मास सेंटर है उसको हम लोग चेंज करते हुए। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है मेनली, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बैलेंसिंग एन इंजन आर टू इंश्योर दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स स्टेशनरी ड्यूरिंग अ कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। यहाँ पे NARY होगा, यू जस्ट रेक्टिफाई इट, NARY। So that the center of gravity of the system remains stationary during a complete revolution of crankshaft. क्रैंकशाफ्ट के कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए, तभी वो बैलेंसिंग हो पाएगा। देन द सेकंड कंडीशन इज दैट द कपल इन्वॉल्व्स इन एक्सेलरेशन ऑफ द डिफरेंट मूविंग पार्ट्स बैलेंस ईच अदर। जो कपल आपका इन्वॉल्व होगा एक्सेलरेशन में वो एक दूसरे पार्ट को क्या करना चाहिए, बैलेंस करते हुए रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग। बैलेंसिंग जो होता है मेनली वो आपको क्या दो टाइप में डिवाइड किया गया, जैसे हम पहले ही बता रहे थे आप लोगों को। क्या होता है, सबसे पहला होता है स्टैटिक बैलेंसिंग, दूसरा क्या होता है आपका डायनेमिक बैलेंसिंग। सो स्टैटिक बैलेंसिंग क्या होता है, स्टैटिक बैलेंसिंग इज अ बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी। स्टैटिक बैलेंसिंग क्या होता है, आपका बैलेंसिंग फोर्स जो कि ग्रेविटी के एक्शन से होता है, उस बैलेंसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक बैलेंसिंग। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टैटिक बैलेंस व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इन एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आपका अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ लाई करता है, दैट मीन्स द बॉडी और ऑब्जेक्ट इज इन स्टैटिक बैलेंसिंग। दूसरा क्या केस है आपका, डायनेमिक बैलेंसिंग का। तो डायनेमिक बैलेंसिंग क्या होता है, डायनेमिक बैलेंसिंग इज अ बैलेंसिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ इनर्शिया फोर्सेस। ये किस लिए होता है, ग्रेविटेशनल के लिए, एक्शन ऑफ ग्रेविटी की वजह से। और ये क्या होता है आपका, इनर्शिया फोर्सेस की वजह से अगर कोई भी बैलेंसिंग होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक बैलेंसिंग।
A body is said to be in dynamic balance when the resultant moments or couples which involved in the acceleration of different moving parts is equal to 0. अब बॉडी जो होता है डायनेमिक बैलेंस में तभी हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट डायनेमिक बैलेंसिंग में है जब जो रिजल्टेंट मोमेंट या फिर कपल्ड जो उस ऑब्जेक्ट में इन्वॉल्व रहता है या फिर उस मूविंग पार्ट में इन्वॉल्व रहता है वो सारा क्या होगा, जब हम उसको इक्वेट करेंगे तो वो जीरो के साथ अगर इक्वेट होता है दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल से दैट दिस बॉडी इज इन dynamic balancing condition. The condition of dynamic balancing are met, the condition of static balancing are also met. So that means अगर ये सारा प्रॉपर्टीज अगर वो फॉलो करता है दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस द ऑब्जेक्ट इज इन स्टैटिक बैलेंसिंग एंड अकॉर्डिंग टू दिस द ऑब्जेक्ट इज इन डायनेमिक बैलेंसिंग कंडीशन. नाउ द बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास का हम लोग बैलेंसिंग कैसे करते हैं, तो क्या है, when a mass moves along a circular path it experiences a centripetal acceleration and a force is required to produce it. जब भी कोई मास आपका सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो ये क्या करता है, एक एक्सपीरियंस करता है एक तरह से सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का, एंड अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट, और एक फोर्स चाहिए रहता है इसको प्रोड्यूस करने के लिए. एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स रेडिली आउटवर्ड एंड अ डिस्टर्बिंग फोर्स ऑन द एक्सिस ऑफ एंड इज अ डिस्टर्बिंग फोर्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ऑब्वियसली जब भी कोई एक्सिस पे हम लोग का जब सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है तो उसके ऑपोजिट में आउटवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है, एंड ऑब्वियसली डिस्टर्बिंग फोर्स होता है किसका, एक्सिस ऑफ रोटेशन का, उस ऑब्जेक्ट जिसके अलॉन्ग वो रोटेट कर रहा है. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिमेन्स कांस्टेंट बट द डायरेक्शन चेंजेस विद द रोटेशन ऑफ मास. इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है पर इसका डायरेक्शन चेंज करता रहता है जैसे जैसे मास का रोटेशन होता है. आपको यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बताया गया है कि रोटेटिंग मास का जो आपका होता है उसके बारे में समझाने के लिए. इन ए रिवॉल्विंग रोटर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिमेन्स बैलेंस्ड एज लॉन्ग एज द सेंटर ऑफ मास ऑफ रोटर लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द शाफ्ट. When this does not happen, there is an eccentricity and an unbalanced force is produced. मतलब जब तक आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिमेन्स बैलेंस रहता है उस पर, जब वो मास जो रहता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे उसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है. When this does not happen, there is an eccentricity. जब वो हैपन नहीं होता तो क्या होता है, उसमें एक इसेंट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है एंड अनबैलेंस फोर्स जो होता है वो ऑटोमेटिकली उसमें प्रोड्यूस हो जाता है. दिस टाइप ऑफ अनबैलेंस इज कॉमन इन स्टीम टर्बाइन, रोटर्स, इंजन, क्रैंकशाफ्ट, रोटर ऑफ कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल फर्म्स एटसेट्रा. ये सारा चीज़ आपका इंजन, क्रैंकशाफ्ट, इस सब में ये मेनली इस टाइप का फोर्सेस आपका होता है. अब हम लोग जानेंगे कि बैलेंसिंग क्यों हमारे लिए ज़रूरी होता है. सो बैलेंसिंग इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि द स्पीड, हाई स्पीड ऑफ इंजन्स और अदर मशीनरी इज ए कॉमन फेनोमेनन नाउअडेज. जो हाई स्पीड इंजन्स का और हम लोग का ज़्यादा इस्तेमाल होता है. इट इज़ देयरफॉर वेरी एसेंशियल दैट ऑल द रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग मास शुड बी कम्प्लीटली बैलेंस्ड एज फार एज पॉसिबल. इफ दिस पार्ट्स आर नॉट प्रॉपरली बैलेंस्ड देन द डायनेमिक फोर्सेस विल बी सेट अप. ऑब्वियसली अगर कोई पार्ट मूव कर रहा है और वो कम्प्लीटली बैलेंस नहीं है तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका डायनेमेटिक फोर्स जो होता है वो आपका सेटअप हो जाएगा. So these forces are not only increases the load on the bearings and stresses in the various members but also produce unpleasant and even dangerous vibration. यह क्या कर सकता है, आपका नहीं सिर्फ आपका लोड या फिर बेयरिंग का फोर्सेस को इंक्रीज नहीं कर सकता या फिर उसका स्ट्रेस को, बट ऑल्सो ये वाइब्रेशन इस प्रकार से प्रोड्यूस करेगा कि उस मशीन में बहुत टाइप का फेलियर हो सकता है. ड्यू टू दिस द बैलेंसिंग ऑफ एनी इक्विपमेंट और एनी रोटेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग मास इज रिक्वायर्ड एट अटमोस्ट कंडीशन. अब बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास क्या होता है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं. सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 5 पॉइंट हम लोग जो है उसको हम लोग यहाँ पे डिनोट किए हुए हैं. तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला क्या है, व्हेनेवर अ सर्टेन मास इज अटैच्ड टू ए रोटेटिंग शाफ्ट इट एक्सर्ट्स सम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. जब भी हम लोग कोई मास को एक रोटेटिंग शाफ्ट के साथ अटैच करते हैं तो ये क्या करता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, एक्सर्ट करता है. हुज इफेक्ट इज टू बेंड द शाफ्ट एंड टू प्रोड्यूस वाइब्रेशन इन इट. उसका इफेक्ट क्या होता है, आपका शाफ्ट को बेंड करना और उस पर वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करना. In order to prevent the effect of centrifugal force, another mass is attached to the opposite side of shaft at such a position so as to balance the effect of centrifugal force of the first mass. और इसी टाइप का अगर आपका कोई भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टाइप का अरेंजमेंट होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, और एक मास को जस्ट उसके अपोजिट साइड में शाफ्ट का अटैच करते हैं ताकि वो उसका जो पहला वाला मास है उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो एग्जर्ट करता है उसको ये बैलेंस कर सके. दिस इज डन इन सच वे दैट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ बोथ द मासेस आर मेड टू बी इक्वल एंड ऑपोजिट. ये इस प्रकार से किया जाता है ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों ही मास का इक्वल और ऑपोजिट हो. The process of providing the second mass in order to counteract the effect of
द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द फर्स्ट मास इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास। तो रोटेटिंग बैलेंसिंग रोटेटिंग मास किसको बोलेंगे? जब कोई एक मास का बैलेंस करने के लिए उसके ऑपोजिट साइड में दूसरा एक मास को हम लोग अटैच करें ताकि और वो पहले वाले मास का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है उसको काउंटर एक्ट करे, देन दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज जनरली नोन एज बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास। नेक्स्ट क्या है आपका बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास जो है वो आपका क्या क्या केस पे आपका अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका 1 2 3 4 केसेस हम लोग यहाँ पे दिखाया है। तो देखो सबसे पहला क्या क्या है, बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग बाय सिंगल मास रोटेटिंग सेम प्लेन, बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग बाय टू मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन, बैलेंसिंग डिफरेंट मासेस रोटेटिंग इन सेम प्लेन, बैलेंसिंग डिफरेंट मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स। तो ये 4 केसेस है जिसमें से हम लोग को सिर्फ पहला वाला केस जो कि बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास बाय सिंगल मास रोटेटिंग इन सेम प्लेन के बारे में ही हम लोग को इस सेमेस्टर में स्टडी करना है। तो उसके बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे कि क्या होता है वो। तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो आप देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पर आपको लोगों को एक जो फिगर यहाँ पे हम लोग दर्शाए हैं, ये जो फिगर है आपका यहाँ से देखो एक मास m1 है और इसको बैलेंस करने के लिए दूसरा मास हम लोग m2 को लगाइए। देखिए यहाँ पे ये बैलेंसिंग मास है, नीचे हम लोग यहाँ डोनेट किए हुए, यहाँ ऊपर में क्या है ये डिस्टर्बिंग मास है। ये आपका ओमेगा जो है इसका एंगुलर स्पीड है, इसका रेडियस जो है आपका वो r1 है और इसका रेडियस जो है आपका क्या है वो आपका जो डिस्टेंस एक्सिस रोटेशन से वो क्या है आपका r2 है। कंसिडर डिस्टर्बिंग मास m1 अटैच टू अ शाफ्ट रोटेटिंग एट ओमेगा रेडियन पर सेकंड एज शोन इन फिगर। आपको यहाँ से लाइन से देख सकते हैं कि एक मास m1 है जो क्या डिस्टर्बिंग मास है जो एक शाफ्ट से अटैच किया गया जो क्या ओमेगा रेडियन पर सेकंड के स्पीड से रोटेट कर रहा है। लेट r1 बी द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ मास m1 दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द शाफ्ट एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मास m1। हम अभी ये बताया आप लोगों को कि जो सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसका जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो होगा वही उसका रेडियस होगा, और क्या है रेडियस क्या है m1 मास के लिए क्या है आपका r1 है। वी नोट दैट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मास m1 ऑन द शाफ्ट, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसका फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है m ओमेगा स्क्वायर r। सिंस इसका मास m1 है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा fc1 यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट मास 1 दैट इज डिनोटेड बाय fc1 इक्वल्स टू m1 ओमेगा स्क्वायर, रेडियस r1 है तो r1 लिख दिया। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट रेडियली आउटवर्ड एंड दस प्रोड्यूसेस बेंडिंग मोमेंट ऑन द शाफ्ट। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है रेडियली आउटवर्ड एक्ट कर रहा है और ये क्या कर रहा है बेंडिंग मोमेंट शाफ्ट पे प्रोड्यूस करेगा, दैट मीन्स बेंडिंग पोजिशंस आएगा। In order to counteract the effect of this force, the balancing mass m2 may be attached in the same plane। हम उसी को बैलेंस करने के लिए जैसे हमको प्रीवियस केस में बताया कि एक अपोजिट साइड में एक दूसरा हम लोग मास को अटैच करते हैं ताकि उस बैलेंसिंग कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। तो यहाँ पे एक दूसरा मास को हम लोग अटैच किया है, m2 क्या है यहाँ पे बैलेंसिंग मास है। In the same plane of rotation as that of disturbing mass m1 such that centrifugal force due to two masses are equal and opposite। ऐसा अटैच किया गया है कि दोनों m1 और m2 का मास का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होगा एक्ट करेगा वो क्या होगा एक दूसरे से इक्वल होगा पर एक दूसरे के क्या होगा आपका ऑपोजिट भी होगा। आगे हम लोग इसके बारे में और देखेंगे। तो क्या है आपका यहाँ पे देखो इस सेम फिगर जो यहाँ पे है उसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग डिनोट किए हुए हैं r1 r2 और m1 जो है। अब यहाँ पे देखो r2 क्या है रेडिएशन ऑफ द बैलेंसिंग मास जो है m2 का, उसका रेडियस ऑफ रोटेशन क्या है वो है r2, मतलब एक्सेस ऑफ रोटेशन से मास m2 का सेंटर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका r2। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्वियसली m2 भी जनरेट करेगा और अभी इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ m1, तो fc2 क्या हो जाएगा m2 ओमेगा स्क्वायर r2 सिमिलर टू द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एज यूज्ड इन द केस 1। सो इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करेंगे हम लोग बैलेंस करेंगे, इक्वेट करेंगे। क्यों? सिंस हम पहले ही पढ़े हैं कि जो fc1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका fc2 हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम लोग बैलेंसिंग मास को हम लोग अटैच करते हैं तो दोनों का ही सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, एक दूसरे को क्या करता है काउंटर एक्ट करता है। तो फ्रॉम दैट कंडीशन वी कैन इक्वेट इक्वेशन 1 and 2 and through that we will get this equation that is m1 omega square r1 equals to m1 to omega square r2, and through that we will get the condition that m1 into r1 equals to m2 into r2। That means if there are few points which should be noted that the product m2 into r2 may be split up in any convenient, but the radius of rotation of the balancing mass m2 is generally made larger in order to reduce the balancing mass m2। The centrifugal forces are proportional to the product of masses and radius of rotation respective masses because omega square is same for each mass। यहाँ पे हम लोग ओमेगा को इसीलिए कैंसिल किया क्योंकि दोनों के लिए आपका जो रेडियस एंगुलर स्पीड होगा, रोटेशन का जो स्पीड होगा वो दोनों ही केस पे क्या होगा सेम होगा। तो हम लोग पहला जो केस है बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास से, उससे हम लोग ये चीज़ मिलता है कि जो मास और रेडियस ऑफ रोटेशन का प्रोडक्ट होगा वो दोनों ही का क्या होगा एक दूसरे के इक्वल होगा। दैट मीन्स m इंटू आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आई कैन से इन ए सिंप्लीफाइड वे। सो ये आपका हो गया मेनली बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास। अब हम लोग जानेंगे कि बेनिफिट्स क्या क्या होता है आपका बैलेंसिंग का।
तो देखिए बैलेंसिंग का बेनिफिट्स क्या क्या होता है, इंक्रीज क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन को इंक्रीज करता है, वाइब्रेशन को मिनिमाइज करता है, मिनिमाइज ऑडिएबल एंड सिग्नल नॉइजेस करता है, स्ट्रक्चरल फैटिग स्ट्रेचर को मिनिमाइज करता है, मिनिमाइज ऑपरेटर एनोयंस एंड फैटिग को, इंक्रीज बेयरिंग लाइफ एंड मिनिमाइज पावर लॉस। ये सारा बेनिफिट्स क्या होता है बैलेंसिंग्स का। अगर हम लोग बैलेंसिंग किसी भी ऑब्जेक्ट पे या फिर किसी भी मासेस पे हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये सारा बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। अब आता है नीड फॉर बैलेंसिंग, बैलेंसिंग का जरूरत ही क्यों पड़ता है। तो द रोटेटिंग ऑफ ए रोटर विच हैज़ अनबैलेंस कॉजेज द फॉलोइंग प्रॉब्लम। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर अनबैलेंस रहेगा तो फिर ये फेल्यूर्स हो सकता है। होल मशीन वाइब्रेट्स, noise occurs due to vibration of the whole machine, and abrasion of bearing may shorten the life of machine. So these are the mainly need for balancing, or in other words we can say these are the causes of unbalance. These are the causes of unbalance. So these are the mainly, you can take the heading that is causes of unbalance or need for balancing. So I hope you understand the basic concepts of balancing and balancing of single rotating masses on a same plane, being applied on a same plane. So go through these chapters and note it, make a notes of yourself by yourself, and if nonetheless you have any query then let me know and I will clear the doubt in the next session. So thank you for your attention in the class.